नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। मुद्दा आपका में आज बात संसदीय विशेषाधिकार और कर्तव्यों की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है और हमारी संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हैं। देश की संसद को कानून बनाने की शक्ति संविधान देता है। इसके साथ ही हमारी संसद को संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के सदनों को विशेषाधिकार का जिक्र किया गया है। संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा को सुरक्षा देना, संसद की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्य के 2 विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिनमें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार भी शामिल है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को लेकर कहा है कि अगर कोई सदस्य सदन में किसी मुद्दे को उठाता है तो उसके पीछे मजबूत साक्ष्य का आधार होना चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 13 मार्च को उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर को अस्वीकार करते हुए सभापति ने कहा कि अगर कोई मुद्दा राष्ट्रहित, संसदीय परंपरा, कामकाज या लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हो तो सदन में दूसरे सदन के सदस्य से जुड़ा मुद्दा उठाया जा सकता है और ये संसदीय प्रक्रिया, व्यवस्था और नियमों के अनुरूप है। सभापति कई मौकों पर संसद सदस्यों को मिले विशेषाधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के सुचारू निर्वहन पर जोर देते रहे हैं। साथ ही उन्होंने सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा उत्पादक बनाने की अपील भी की है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार और कर्तव्यों की, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुजीत कुमार जो कि सांसद हैं राज्यसभा के बीजेडी से, स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुजीत जी। साथ ही मेरे साथ अनिल अग्रवाल जुड़ रहे हैं, सांसद हैं राज्यसभा की बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल अग्रवाल जी, शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। राकेश शुक्ला जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद है। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा 2 और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मुद्दा आपका में जुड़े हैं। अदिति फडणीस मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अदिति जी। साथ ही केवी प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस समय मुद्दा आपका में जुड़े हुए हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पहले केवी प्रसाद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सभापति ने आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेकर कई बातें कही हैं। इनमें क्या बड़ी बातें हम संसदीय प्रक्रिया, व्यवस्था, नियमों को लेकर समझें आपकी नजर में? जैसे आपने बात स्पष्ट किया कि कई सारे अनुच्छेद जो हमारे संविधान में है उसके दायरे में जो जो सांसदों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं उसके संज्ञान लेते हुए तमाम सारी बातें। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से जो मूलतः एक मुद्दा जो विपक्ष के नेता ने उठाने का जो किया 13 तारीख को जो उन्होंने सदन में उठाया, जैसी बात रखी, वो कह रहे थे कि ये एक मानहानि का एक वो ऐसा स्वरूप दे रहे थे कि जो भी मुद्दा उठाया गया वो एक तो दूसरे सदन के मेंबरान के ऊपर है। जैसे नाम तो लिया नहीं, और ये उन्होंने जो मुद्दा उठाया था नेता सदन पीयूष गोयल जी के वक्तव्य को लेकर, और वो संदर्भ सबको मालूम था क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान आया था विदेश में, खासकर यूके में जाकर, उसके बाद जो पूरे संसदीय करीब आज इतने दिन हो गए संसद ठप्पी चल रहा है उसी कल उन मुद्दों को लेकर। तो उस पे जो आज सदन की तरफ जो वक्तव्य दिया सभापति महोदय ने, उसमें स्पष्ट जो उन्होंने उल्लेख किया है वो है रूल 238 का उन्होंने उल्लेख किया, जिसके तहत उन्होंने कहा ये चूंकि नेता सदन ने सत्यापन कर दिया कि जो भी उन्होंने बात रखी है उसकी सत्यापन, चाहे वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उन्होंने पेश किया है, उसके बाद 238 के तहत ये एक कोई या तो मानहानि या कोई भी इस तरह का लांछन या आरोप नहीं सिद्ध होता है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को, इस मुद्दे को लेकर इस बात को अलग कर दिया और कहा कि ये जो भी नेता प्रतिपक्ष ने बात, ये अमान्य है। ठीक है, सुजीत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुजीत जी, मैं भी आपसे समझना चाहूंगी, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लेकर आज सभापति की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं, आपके अनुसार उसमें क्या बातें हैं जिनको हम समझें, उनके महत्व को कैसे समझें? प्रीति जी, देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक बहुत ही अहम जो हथियार कहते हैं, पावरफुल टूल जो मेंबर्स के लिए है, और 258 रूल्स ऑफ राज्यसभा और 376 लोकसभा के रूल के तहत मेंबर किसी भी समय क्वेश्चन आवर को छोड़ के, और जब कोई मोशन पे कोई वोटिंग हो रहा है उसको छोड़ के किसी भी समय पे कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो ये एक असिस्टेंस है चेयर को,
सदन के रूल्स प्रोसीजर्स को ठीक से फॉलो करने के लिए और सदन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपना नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे होता है जैसे पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर एक डिसरप्शन टेक्निक बन गया है, और इस पे भी चेयरमैन राज्यसभा ने कई बार इस पे दुख जता चुके हैं। और जो मार्च 13 का जो बात है जिसमें अभी आप प्रसाद जी जो जिक्र कर रहे थे, उसमें भी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था कि ये एस्पिरेशंस कास्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ अनदर हाउस, तो फिर उसको खारिज कर दिया था लेटर ऑन चेयरमैन राज्यसभा ने। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरे ख्याल से इसका जुडिशियस यूज़ हो तो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे रूल 235 है राज्यसभा का, कंडक्ट ऑफ ए मेंबर इन द हाउस। रूल 238 है, कंडक्ट ऑफ ए मेंबर वाइल स्पीकिंग। आप जब बात करते हैं तो सब जुडिस मैटर को नहीं उठा सकते। अब जब बात करते हैं किसी मेंबर के अगेंस्ट में पर्सनल चार्जेस नहीं लगा सकते। जब बात करते हैं तो पीपल इन हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जैसे प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, जो हाउस का डिटर्मिनेशन है उस पर आप फिर एस्पर्सन नहीं कास्ट कर सकते। तो ऐसे कई सारे चीज़ हैं, इररिलेवेंट बातें नहीं कर सकते 240 रूल। तो ये सारे चीज़ों पे अगर कोई सदस्य अगर उस पर मेंबर अगर इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो एनी मेंबर हैज़ द राइट टू रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो उस हिसाब उस हद तक ये बहुत ही अच्छा एक रूल है। बट आई मीन प्रैक्टिस में ये बहुत अच्छा से फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अनिल अग्रवाल जी, आपका मत हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो रेज किया गया 13 मार्च को, उस पर हम सभापति की बातें हम देख रहे हैं, तो कई सारे रूल्स हैं, नियम हैं जिनका जिक्र है, संविधान के आर्टिकल हैं जिनका जिक्र है। उनमें से कुछ की बात मैंने शुरू में करने की कोशिश भी की है। जैसा अभी हमें सुजीत जी ने भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिन्हें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। उनको एक हथियार के तरह ना इस्तेमाल किया जाए, बल्कि संसदीय प्रक्रिया व्यवस्था को नियमों के अनुसार चलाया जाए। अगर उस नज़रिए से हम इस्तेमाल करें तो शायद उत्पादकता भी बढ़ेगी और जो कार्रवाई है वो भी सुचारू रूप से चलेगी। आज क्या बड़ी बातें आपकी नज़र में जो सभापति की तरफ से कही गई हैं? देखिए, जिस प्रकरण को लेके आज हमारी बात हो रही है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय नेता सदन ने जब वो वक्तव्य दिया उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। वो उसी समय उन्होंने जब नेता विरोधी दल ने उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की कोशिश की थी, उसी समय उन्होंने उस बात को क्लियर कर दिया था। तो ये मुद्दा तो वहीं उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरे विपक्ष के साथी हर मुद्दे पे आजकल राजनीति करते हैं, तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें उठी और उसको भी आज माननीय सभापति हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय ने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। खुद एक बहुत विद्वान अधिवक्ता रहे हैं और बहुत लंबा उनका संसदीय अनुभव है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के आधार पे ये निर्णय दिया है। जहां तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न है, देखिए सदन जो चलता है उसके लिए पूरे रूल बुक है, पूरे फ्रेम हुए हुए हैं रूल्स। उनमें जो हमारे सांसद हैं उनको भी उस रूल बुक के हिसाब से अपना आचरण करना होता है। और यदि कोई सांसद उन जो नियम बने हुए हैं उनके विरुद्ध कुछ भी ऐसा वक्तव्य देता है, ऐसा कुछ बोलता है, तो जो दूसरे सदस्य हैं उनको डिफरेंट नियमों के तहत क्या प्रकरण चल रहा है, क्या माननीय सदस्य ने कहा है, उस पर आपत्ति जताने का अधिकार होता है। और उसमें एक चीज और बहुत उभर के आई है पिछले दिनों में कि हाउस ऑर्डर में होता नहीं है और लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं। जब सदन सुचारू रूप से चल ही नहीं रहा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे मतलब हो सकता है। और इस चीज को माननीय सभापति, माननीय उपसभापति ने अलग अलग अवसरों पर इसकी जो है बारे में अपना स्पष्ट वक्तव्य दिया है। तो मेरा मानना है सभी सदस्यों को संसदीय मर्यादाओं, परंपराओं और जो हमारे रूल बुक है उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। और जो वर्तमान प्रकरण जिसमें कि आपने आज मुद्दा उठाया है उसमें तो ये बनता ही नहीं है, क्योंकि माननीय नेता सदन जी ने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ
एक ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट जिसके बारे में हमेशा उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं बहुत डाउटफुल हैं, उस रिपोर्ट को लेके रोज सदन में हमारे विपक्षी साथी जो हैं हंगामा करते हैं। और इस प्रकरण में तो बाकायदा पूरा एविडेंस था, जी। तो यहाँ पे तो वो इसको मान नहीं रहे, और दूसरी तरफ एक ऐसी रिपोर्ट जिसकी कोई क्रेडेंशियल नहीं है उसको लेके रोज हंगामा हो रहा है। तो ऐसे तो सदन चलना बड़ा मुश्किल है। ठीक। और मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो सदन की गरिमा है, परंपरा है, उसका पालन करें ताकि सदन में प्रोडक्टिव काम हो सके। बिल्कुल ठीक है। अदिति फडणवीस भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति जी का भी पहला मत ले लेते हैं। अदिति जी, जो सभापति की तरफ से आज बातें कही गई हैं उस पर आपका नजरिया? देखिए, सभापति जी ने जो भी कहा है वो सर माथे पर, क्योंकि सभापति जी हैं और उनसे सवाल जवाब नहीं हो सकता है। वो बहुत जाने माने वकील रह चुके हैं, उनको हम लोगों से ज्यादा, कम से कम मेरे से ज्यादा ज्ञान है लीगल चीजों का। लेकिन मैं सिर्फ दो बातें रखना चाहती हूँ। पहली बात, यदि जो भी दूसरे हाउस के किसी भी मेंबर ने कुछ भी कहा हो हाउस से बाहर, और बिना नाम लिए आप उसका खंडन कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि उनसे माफी मंगवाई जाए, तो दोनों तो नहीं हो सकता है ना। या तो आप दूसरे हाउस में कहें कि आप वहां पर ये बात उठाएं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, या फिर आप इस हाउस में उनका नाम लेके कहें कि वो हाउस में आए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर आप नाम भी नहीं ले रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो सदस्य हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो उन पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेता हूं लेकिन वो हैं सदस्य दूसरे हाउस के, तो दोनों चीजें तो नहीं चल सकती हैं। दोनों चीजों का मेरे ख्याल से दूसरा सवाल ये है कि इस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, साफ बात तो ये है कि लोकतंत्र में पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक बहुत ही जरूरी एक टूल है, और इस पर क्लैरिटी हो जाती है, और आने वाले समय में जो लोग इस समय विपक्ष में बैठे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो लोग इस समय सरकार में हैं वो यदि ऑपोजिशन में कभी आ जाते हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे, और कर भी चुके हैं पिछले कई दशकों में। तो मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेके सवाल उठाना उचित नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही एक ऐसा पहलू है और एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साथ ही हमारे साथ राकेश शुक्ला जी भी हैं। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अदिति जी ने अभी अपनी बात समझाने की कोशिश की है, इस पर आपका एक तरह से क्या मत है, क्या रुख है? दूसरा, राज्यसभा में चर्चा के दायरे से बाहर कोई मुद्दा या व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये विशेष रूप से सदन और सभापति के नियमन के अधीन है। ये बात कहीं ना कहीं आज जो सभापति की बातें आई हैं उससे ये बात तय होती है, तो इसे लेकर आप क्या समझ रहे हैं? निश्चित तौर पे मुझे अनिल जी की बात बहुत अच्छी लगी। आदरणीय अनिल जी ने कहा कि जब तक आप हाउस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो उस समय पर आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। पहले आपका हाउस कंट्रोल में होना चाहिए। तो जब आप सदन ही नहीं चलने दे रहे, तो जब सदन नहीं चलेगा सुचारू रूप से, जब बीच में कोई भी इशू नहीं आ सकता है। जहाँ तक कांग्रेस और ये विशेषाधिकार और व्यवस्था का प्रश्न है, आप देखिए कि कांग्रेस पूरी तरह से समस्या से घिरी हुई है, और उस समस्या से निकलने का उपाय सोचने की बजाय वो रोज़ एक नई समस्याओं को जन्म दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कोई नए सांसद नहीं है। इस संसद में उनका एक लंबा समय बीता है और उन्हें पता है कि संसदीय कामकाज कैसे होता है, संसद के नियम क्या है। संसद सिर्फ नियम से नहीं, नियम, मर्यादा और परंपरा से चलता है। सत्ता पक्ष में भी 2 दशक तक अभी हाल ही में कांग्रेस रही है, और 2 दशक में कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे और खराब समय गुजारे हैं। तो व्यवस्था की जहाँ तक प्रश्न है, उस व्यवस्था के प्रश्न को आपके सभापति की तरफ से जो रिजेक्ट किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न एक महत्वपूर्ण टूल है, और उस टूल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। हर सदस्य के पास ये अधिकार होता है कि व्यवस्था का प्रश्न उठाए, लेकिन किन विषयों को उठाया जाना चाहिए ये हर सदस्य को पता है। इसलिए व्यवस्था के प्रश्न का राजनीतिकरण नहीं हो, इसलिए स्पीकर की तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया। जहाँ तक विशेषाधिकार का मामला है, तो मानहानि में 2 चीज़ें देखने को मिल रही कि व्यक्तिगत मानहानि और राष्ट्रीय मानहानि।
तो राहुल गांधी जी की तरफ से जो विदेश में जाके कहा गया और खासकर संसद को लेकर जो कहा गया, क्या वो राष्ट्रीय मानहानि नहीं था? तो व्यक्तिगत मानहानि से ज़्यादा राष्ट्रीय मानहानि महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है हर सदस्य, आज वो सांसद अब नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तब वो इस संसद के भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, और उस सदस्य के नाते किसी दूसरी देश की धरती में बैठ के अपने यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में टीका टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान, उसकी व्यवस्था और यहाँ के कामकाज को देखने के लिए दुनिया के तमाम संसदीय प्रणाली के लोग आते हैं और आके देखते हैं कि भारतीय संसद कैसे काम करती है। तो मुझे लगता है वहाँ जाके ये कहना कि भारतीय संसद के अंदर सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा, वो संसद का अपमान माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। केवी प्रसाद जी, आपने जो तमाम मेहमान हैं उनका मत, उनके विचार इसे लेकर सुने हैं, और जाहिर तौर पर भारत को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, कहीं ना कहीं जननी माना जाता है लोकतंत्र की। और यहाँ जब हम संसदीय परंपरा, प्रक्रियाओं और लोकतंत्र की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर एक नियम है जिनके अनुसार एक प्रक्रिया चलती है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि नियमों से अलग कुछ परंपराएं भी हैं, कुछ कन्वेंशन भी हैं जिनके अनुसार हम कार्रवाई को चलता देखते हैं। जी बिल्कुल सही है। और परंपरा बहुत जिसे कहते हैं स्वस्थ रही है, क्योंकि हर चीज तो हमारे संविधान के रचयिता और संविधान की जो परिकल्पना की गई थी, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने कैद नहीं किया। कुछ चीज उन्होंने वर्तमान जो भी उस वर्तमान काल में जो भी सरकार हो, जो भी विपक्ष हो, नेता हो, जो सभापति हो या लोकसभा के अध्यक्ष हो, इनके अपने विवेक और विचार के लिए छोड़ दिया, हर चीज कैद नहीं किया। और परंपरा जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि जो हमारे जो संसदीय प्रणाली है, जो संसदीय उसमें बहुत अहम भूमिका रखती है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, तमाम सारे जहाँ पे भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज आप कहते हैं, या चाहे ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, या कनाडा में हो, अमेरिकन कांग्रेस थोड़ा अलग है, इसको अलग रखूंगा, तो तमाम सारे यहाँ कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरा जिसका उल्लेख शुक्ला जी ने भी किया, तो ये बहुत जरूरी है। तो परंपरा कोई कैद तो है नहीं, तो ये समझ आता है वक्त वक्त पे कई चीजें, जैसे एक छोटी सी परंपरा है जो हमारे संसद में कई सालों से चल रही है, वो कहीं आपको वैसे उल्लेख नहीं मिलेगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होगा या जो भी उसके चेयरपर्सन होंगे, वो विपक्ष के तरफ से आते हैं। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि उसके पीछे एक सोच अलग है कि भाई एक तो जो पारदर्शिता जो हमारे सांसद में बात होती है कि ये संसद अकाउंटेबिलिटी, मतलब सरकार की जवाबदेही संसद के सामने बनती है, और उस जवाबदेही का जो एक प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता है, बहुत अहम है। और उसके वजह से उसको चलते ये सोच आगे बढ़ाई गई कि विपक्ष के कोई भी एक सांसद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि लेखा जोखा देखती है, जो सरकार ने पैसा खर्चा है, जिसके ऊपर सीएजी ने अपनी टिप्पणी दी है, उसके ऊपर उसके नियम उसके ऊपर जाती है। तो ये काफी एक स्वस्थ परंपरा चलती आ रही है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं लोग। हर सदन में कोशिश रहती है। हाँ, ये जरूर है, शायद सुजीत जी की अलग एक राय थी कि भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर होना चाहिए या व्यवधान ना पहुंचा, लेकिन ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब भी उठाया जाता है तो नियमावली का वो अंश बताना पड़ता है सदन को, खासकर जो नेता, जो भी सभापति हैं, कि भाई किस नियम के अनुसार आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं। और शायद मैं उस वक्त संज्ञान नहीं ले सकता कि जब नेता सदन ने ये बात रखी होगी 13 मार्च को, उस वक्त जरूर खलल रही होगी, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर फिर भी आप उठा सकते हैं कि भाई ये हमारा ये मुद्दा है और ये 238 में हम ये बात रखते हैं। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है सांसदों के पास। ठीक है। सुजीत जी, इस पर भी जैसे अभी केवी प्रसाद जी ने भी कहा है, एक मैं कहूँ कि जो परंपरा के अनुसार जो मैंने बात कही कि सिर्फ नियमों के अनुसार ही नहीं, हमने कई बार ये देखा है कि कन्वेंशन से भी चलता रहा है संसदीय प्रक्रिया। तो इसके बीच कैसे सामंजस्य रहा है अब तक जो हम देखते आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे संसद के अंदर? बिल्कुल मैं सहमत हूँ प्रसाद जी का बात से, उनके बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए सिर्फ संसद ही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ही ले लीजिए कि हमारे जुडिशियल सिस्टम लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारे परंपराएं हैं और नॉट एवरीथिंग कैन बी रिटन इन ब्लैक एंड वाइट, जैसे प्रसाद जी ने कहा। और हमारे संविधान इज लिविंग डॉक्यूमेंट, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो एंटिसिपेट नहीं किए थे
क्योंकि समय बदलता है, तो जो इसलिए कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो दे स्टे विथ इंस्टीट्यूशन, विथ एन इंस्टीट्यूशन। तो संसद की भी एक परंपरा है, उन्होंने उदाहरण दिया जो पीएसी का जो अध्यक्ष होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ऐसे कई सारे परंपराएं, तो परंपरा से ही चलती है, ठीक है। लेकिन नियमों को भी, नियमों का जो अभी जैसे आपने मार्च 13 का आपने जिक्र जब किया था, तो मार्च 13 का जो है वो नियम के तहत ही सभापति जी ने उसको जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर को वो खा, और उन्होंने एक लंबा एक्सप्लेनेशन भी दिया है उन्होंने, उनका वो मतलब जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोट किया, उसमें कई सारे बिंदुओं को उन्होंने उठाया है, और आखिर में उन्होंने कहा कि दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज़ नॉट सस्टेनेबल। और जैसे अनिल अग्रवाल जी बता रहे थे, जब हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे उठा सकते हैं। ये एक बहुत ही मतलब अभी ये पिछले सत्र में देखने को मिला था कि जब विपक्ष के नेताएं और सांसदों वो वेल में आके चिल्ला मतलब ये डिसरप्शन कर रहे थे और पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे थे, तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल परंपरा और जो कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, इस पे हर इंस्टीट्यूशन को गर्व होता है और हर इंस्टीट्यूशन इसको फॉलो करता है, लेकिन मुझे लगता है कि रूल्स शुड हैव प्रेसिडेंस ओवर कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस। ठीक है। अनिल अग्रवाल जी, मैं इस पर सभी मेहमानों को क्योंकि कमेंट ले रही हूँ, आपसे भी बात करूंगी। जो मैं एक तरफ रूल्स की बात हो रही है, एक तरफ कन्वेंशन की बात हो रही है, और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब कहीं ना कहीं सांसद अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो बहुत से कर्तव्य भी हैं जिन्हें भूल रहे हैं, या फिर उन नियमों की भी जो एक तरह से व्याख्या करनी चाहिए, जो नियमों के तहत चीज़ें उठानी चाहिए। जैसे सभापति ने भी कहा कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, इससे पहले भी बात आई कि किस इश्यू के तहत, किस नियम के तहत क्या बात आप कहना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। तो आपको लग रहा है कि इस गहराई को समझना जरूरी है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पे जाके भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी पे चोट पहुंचाने का काम किया है। और जैसा कि मेरे मित्र ने भी बताया, परंपराएं बहुत आवश्यक हैं। अब जैसे पीएसी का चेयरमैन, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से होगा, तो ये एक परंपरा है। इसी प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में जितने भी विभाग हैं सबके लिए स्टैंडिंग कमेटीज हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सत्ता पक्ष के भी होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं। हर कमेटी में सदस्य सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। और कमेटीज में जो वर्किंग होती है वो कभी भी दल के आधार पे नहीं होती। उसमें एक बहुत स्वस्थ तरीके से बाकायदा चर्चा होती है, और मुझे तो लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन कमेटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। बहुत सारी अनुशंसाएं विजिट भी करते हैं, विजिट के बाद अनुशंसा होती है जिसपे सरकार कार्रवाई भी करती है। एक और चीज मैं सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पार्लियामेंट मीन्स बोथ, इट इंक्लूड्स लोकसभा एंड राज्यसभा। राहुल गांधी यद्यपि राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, अब तो लोकसभा के भी नहीं है, बट जब उन्होंने कहा वो लोकसभा के सदस्य थे। पार्लियामेंट, सांसद का अर्थ केवल राज्यसभा लोकसभा से नहीं है। पार्लियामेंट इंक्लूड्स बोथ द हाउसेज। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने यद्यपि जो भी मुद्दा उठाया है या वो इररिलेवेंट है, और हमारे जो नेता सदन ने कहा है, यद्यपि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो लोकसभा के सदस्य तो थे ही। और उस चीज को उस दिन भी हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने उस समय भी ये स्पष्ट किया था कि पार्लियामेंट मीन्स बोथ हाउसेज। तो जो ये खड़गे सामने उठाया है मुद्दा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल राजनीति की है उन्होंने। ठीक है आदित्य जी, जैसा अभी अनिल जी ने भी कहा है कि जब लोकतंत्र की बात होगी, जब संसद की बात होगी, तो जाहिर तौर पर जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। और कहीं ना कहीं यही बात सभापति ने भी साफ करने की कोशिश की है कि जब लोकतांत्रिक मूल्यों की, सदन की गरिमा की बात होगी तो उसे किसी भी सदन में उठाया जा सकता है। तो आपको लग रहा है कि ये जो एक तरह से सभापति के जरिए कही गई बात है वो आगे के लिए भी कहीं ना कहीं एक नजीर है कार्रवाई को लेकर, प्रक्रिया को लेकर? कि पहली बात तो 2-3 तथ्य हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ऑपोजिशन से होना, ये प्रथा 1960 के दशक से शुरू हुई है। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, पहली बात।
ठीक है। दूसरी बात, अगर ये कहा जाए कि सभापति जी को चूंकि हल्ला मच रहा है इसीलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, तो ये तो मेरे ख्याल से शतशः गलत है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का संज्ञान लिया है, हालांकि उस समय हल्ला मच रहा था। तो ये एक सेटल्ड मामला है जिसमें कि मेरे ख्याल से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जब सभापति जी ने स्वयं इस बात को माना है कि हल्ला मच रहा है लेकिन एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा है और उसका संज्ञान लेना जरूरी है, तो मेरे ख्याल से उसको सबको मानना चाहिए। तीसरी बात, या तो राहुल गांधी मेंबर लोकसभा थे या नहीं थे, लेकिन मेंबर राज्यसभा नहीं थे। अगर वो मेंबर राज्यसभा नहीं थे तो उनका बाहर जाके कुछ भी कहना विशेषाधिकार का हनन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके आधार पर कोई भी उनसे दूसरे सदन से माफी मांगने के लिए कह सकता है। तीसरी बात, अगर उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है तो, और सभापति जी ने ये माना है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है वो लाजमी नहीं है, वो कोई उसका कोई महत्व नहीं है, तो फिर अब सवाल ये है कि पीयूष गोयल जो सदन के हाउस के लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। इस पे खड़गे साहब ने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है और वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर सभापति जी ने खारिज कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो ये सवाल भी हमारे सामने है, और ये मेरे ख्याल से एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम है, जिसका जवाब कौन देगा ये मुझे ठीक से मालूम नहीं। ठीक है, इसका जवाब हम जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं उनसे लेने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है आगे का रास्ता, जैसे आपने जो सवाल उठाया है। लेकिन फिलहाल मुद्दा आपका में संसदीय विशेषाधिकार और कर्तव्य पर चर्चा जारी है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। संसद, जहां सांसद उठाते हैं सवाल, करते हैं जनहित की बात, विधेयकों पर होने वाली चर्चा में निभाते हैं भागीदारी और संसद की कार्रवाई आप तक पहुंचाने की हम निभाते हैं जिम्मेदारी। संसद में आज सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मुद्दा आपका में आज बात हो रही है संसदीय विशेषाधिकार और कर्तव्य की। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अभी जो बात अदिति जी ने उठाई है कि अब जो डिटर्मिनेशन आया है उसके बाद आगे क्या, इस पर हम क्या कह सकते हैं, बताइए। क्या कैसे ये, क्योंकि परंपराओं की बात हो रही है, मैंने यही कहा कि क्या अब जो भी सभापति की तरफ से कहा गया है वो आगे के लिए भी एक नज़ीर होगी, आगे कैसे होगा, बताइए। सर, संसद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसपे मुझे लगता है एक बड़ी चर्चा हो सकती है। आप याद करिए, जब हमारे यहाँ लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार जी थी तो उन्होंने राहुल गांधी जी को पूरे 45 मिनट बोलने का अवसर दिया था। वो न नियम में था और न परंपरा में था। तो जिसकी सरकार होती है तो निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं नियमों को परंपरा की तरफ ले जाता है और परंपराओं के हिसाब से फिर वो अपनी सुविधा से सदन को चलाने का प्रयास करता है। लेकिन ये भी सही है कि भारत का जो संसदीय व्यवस्था है वो बेहतर यानी स्वस्थ परंपरा के हिसाब से भी चला है। जैसे आपके सदन में देखिए तो लोकसभा में ही 2014 के बाद से 2 नई परंपराएं देखने को मिली। पहला ये कि नए सांसदों को सबसे पहले बोलने का अवसर देना, दूसरा ये कि महिला सांसदों को पर्याप्त तरीके से बोलने का अवसर देना। ये एक परंपरा है, ये आप संसद के किसी भी नियमावली में नहीं पाएंगे।
तीसरी बात, यदि संसद में कामकाज की आवश्यकता है तो उसे 12 बजे या 1 बजे रात तक चलाया जा सकता है। ये नियमावली में नहीं है, ये भी एक परंपरा है और इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों तरह के सांसदों का पूर्ण सहयोग था, इसीलिए से वो परंपरा चली। जहाँ तक पीएससी की बात है तो एकदम सही बात है कि प्रसाद जी ने जो बताया कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था इसलिए रखी गई कि कहीं पे भी सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सामंजस्य बना रहे। यदि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी लेन देन लेखा जोखा में कोई भी त्रुटि रह जाती है तो क्योंकि विपक्ष का यदि चेयरमैन होगा तो वो उन त्रुटियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा और राष्ट्र किसी भी तरह की आर्थिक नुकसान से बच पाएगा। तो उसके पीछे ये भी एक स्वस्थ परंपरा ही थी कि क्यों बनाया जाए, इसलिए नहीं कि सरकार के कामकाज पे उंगली उठाना है, इसलिए कि कोई भी खामी न रहने पाए। इसलिए सत्ता और विपक्ष के बीच में जो कहते हैं ना कि गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं इस बराबर होते हैं और चलते हैं तो बेहतर तरीके से गाड़ी की रफ्तार चलती है। तो मुझे लगता है संसद में, जैसे अनिल जी ने कहा कि तमाम समितियों में सत्ता और विपक्ष के सांसद होते हैं और वो सांसद मिल के कामकाज को बेहतर करते हैं। तो ये नियम और परंपरा जब ये दोनों बराबर तरीके से चल रहे हैं, इसीलिए भारतीय संसद सुंदर तरीके से कामकाज कर पा रही है और दुनिया के तमाम कई देशों के लोग इस सुंदर परंपरा, इस सुंदर नियम को देखने समझने आते हैं। बिल्कुल। केवी प्रसाद सर, अब थोड़ा सा कर्तव्यों की तरफ हम जाते हैं। विशेषाधिकार की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हमने अनुच्छेदों का जिक्र किया है, जो रूल्स हैं उनकी जाहिर तौर पर बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब कर्तव्यों पर चर्चा की ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, खासतौर से जब हम बजट सत्र के दूसरे भाग में कामकाज को लेकर एक तरह से पूरा का पूरा गतिरोध की भेंट चढ़ता देख रहे हैं। प्रीति जी, मेरा मानना है कि भारत का जितने भी सांसद वर्तमान और जो पहले भी रह चुके हैं, सबको अपना कर्तव्य से भली भांति परिचित है। किसी को मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और खासकर एक और परंपरा या एक तरीका कहिए, जब भी कोई नए सांसद चुन के आते हैं तो पार्लियामेंट के कोई सदन हो, चाहे लोकसभा में आते हैं या लोकसभा में, तो नए सांसदों को चाल चलन प्रक्रिया के पूरी समझाया जाता है कि ये तरीके हैं आपको ये, और ये हमारे यानी हर डेमोक्रेसी में होती है, चाहे आप कोई भी तो क्योंकि नए संसद हैं उनको कई चीजें नहीं पता होती। और जैसे आपको भी ज्ञात है, सब सारे साथियों को, हर सदन के हर नए सत्र से पहले एक बुलेटिन जारी होता है जिसमें तमाम सारी, ये नहीं कर सकते, कई सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से कर्तव्य हर सांसद जो चुन के आता है वो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो भली भांति जानते हैं। हाँ, सवाल ये है कि संसद, जैसे चाहे शुक्ला जी कह रहे थे, बाकी संसद में दोनों हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही संसद बनती है। तो कोई भी अपनी बात रखने, और जैसे मैं अक्सर, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, द ऑपोजिशन कैन हैव इट्स से, द गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे, यानी कि दोनों का काम होना है। विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और सरकार का अपना कामकाज निकलवाने का भी उनका विशेष अधिकार है। तो इसके बीच में एक चीज हमेशा देखी गई है, वो है कि स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन। दोनों, मतलब दो कदम आप अपनी अपनी बात रखते हैं और कई चीजों में ठन जाती है। तो जितने हमारे पार्लियामेंट्री अलग अलग जो संसदीय दल हैं, उनके जो पार्लियामेंट्री मैनेजर्स हैं, वो मिल बैठ के कोई रास्ता निकालते हैं। चलिए हमारी बात यहाँ है, आपकी बात यहाँ है, दोनों मिलकर कोई रास्ता ढूंढे और आगे का रास्ता निकाले। और ये पिछले 25-30 साल से, अदिति जी भी मेरे साथ कई हम लोग, तो ये हमेशा रहा है और रास्ता ढूंढा है, सांसदों ने ढूंढा है, क्योंकि सदन उनका है। हम लोग तो वहां देखने जाते हैं, तो सदन उनका है और उनको अपना सदन चलाना है। पीठासीन अधिकारी एक डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन सदन चलाने का जो है दोनों सदनों की तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चलाते। ठीक है। सुजीत जी, ये तो साफ है कि जब विशेषाधिकारों की बात कर रहे हैं तो भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को इसलिए शामिल किया गया ताकि देश में जो संसद के प्रति सम्मान हो, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके लिए सम्मान बढ़े। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें संसद के अंदर से आती हैं, जैसे मैंने कहा कि अब कर्तव्यों का जिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सांसद, संसद, विशेषाधिकार, कर्तव्य और राजनीति कैसे होगा तालमेल? देखिए प्रीति जी, कर्तव्य और अधिकार साथ साथ जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो हम लोग अधिकार का बात कर रहे हैं। एक सांसद का कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य तो जो है उसका है लॉ मेकर, ही से लॉ मेकर, ही वसी से लॉ मेकर। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव, इसलिए उनको लेजिस्लेटर भी कहते हैं। तो संसद में जो भी कोई विधेयक पेश होता है
तो उस पर चर्चा करके उस पर भाग लेना, ये तभी होगा जब संसद ठीक से चलेगा। जब आप गतिरोध होगा, जब आप कोई बिल पे चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे वो मतलब एक सांसद के नाते अपना कर्तव्य का कैसे पालन कर पाएगा वो। तो इसलिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, आपके शो में कितने बार मैं कह चुका हूँ कि कम से कम 0 आवर क्वेश्चन आवर का तो डिस्ट्रप्शन ना होना चाहिए। क्योंकि दूसरा जो कर्तव्य है एक सांसद का, कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या अपने राज्य है या जो देश हित में जो उसका जो कर्तव्य है, उसको वो संसद में आके सरकार के सामने पेश करे, और जो लोगों की जो समस्याएं हैं, देश की जो इश्यूज हैं, उसको संसद में पेश कर सके, ताकि सरकार उस पर एक सकारात्मक भूमिका ले सके। लेकिन अगर 0 आवर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सोचिए कितने लाखों लोग उम्मीद लेके भेजते हैं एक सांसद को। वो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि हमारे सांसद जाएंगे दिल्ली, हमारे समस्या है, हमारे जो इश्यूज हैं उसको उठाएंगे दिल्ली में, इस संसद में, तो सरकार उसको सुनेगी। और जब चलती नहीं है सदन, तो फिर वही आप कर्तव्य की बात क्या करेंगे। जब तो सबसे पहला कर्तव्य ये है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, कि अपना संसद कैसे ठीक से चले। और मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पार्टी जो है आज तक 25-23 साल में एक बार भी कभी हल्ला नारेबाजी, हल्ला कोई की वेल में जाना, ये नहीं किया है। तो मैं मानता हूँ सबसे पहला कर्तव्य है एक सांसद का और हर राजनीतिक दल का, कि संसद कैसे ठीक से चले, इस पे वो लोग एक आम सहमति बनाए। और सहमति बनी हुई थी, 0 आवर क्वेश्चन आवर डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, इस पे सहमति बनी हुई थी ऑल पार्टी। लेकिन दुख का बात है, जैसे सदन स्टार्ट होता है 0 आवर क्वेश्चन आवर भी खत्म हो जाता है। ठीक है अनिल जी, जैसा भी प्रसाद सर ने भी कहा कि जिम्मेदारी दोनों की है, प्रतिपक्ष, विपक्ष और साथ ही सत्ता पक्ष। तो कैसे इस बार जो हम गतिरोध लगातार देख रहे हैं, जाहिर तौर पर कैसे रास्ता निकलेगा? कर्तव्यों की जब हम बात करते हैं तो सत्ता पक्ष के कर्तव्य भी हैं। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनके कर्तव्य हैं, बाकी भी जो सांसद हैं उनके भी कर्तव्य हैं। लेकिन मैं समझता हूं देश का स्वाभिमान, देश का जो एक उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अगर सांसद नहीं भी हूं तो भी मेरे लिए देश का स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सांसद है या नहीं है, अगर भारतीय नागरिक है तो उसको भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं के बारे में विदेश की धरती पर जाकर अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस मुद्दे को इस प्रकार से देखें, एक व्यक्ति, मैं कहता हूं वो सदस्य है या नहीं है, क्या किसी भी व्यक्ति को भारत माता की बदनामी करने का अधिकार है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का अधिकार है? नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, सारे मुद्दे अपनी जगह, भारत का स्वाभिमान अपनी जगह, और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार विदेश की धरती पर जाके भारत का अपमान किया है वो निश्चित रूप से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये चीज केवल संसद तक नहीं है, आप सर्वे कराइए। मुझे मालूम है जिस दिन ये हुआ, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हजारों लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि साहब, देश के स्वाभिमान पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी माफी नहीं बल्कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति के प्रति कुछ भी कहेगा। और जब आप संसद सदस्य हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और किसी भी सांसद का प्रथम कर्तव्य है कि वो देश का स्वाभिमान बरकरार रखे। ठीक है अदिति जी, जैसा सुजीत जी ने भी अभी जिक्र किया था, जब हम प्रोडक्टिविटी और कर्तव्यों की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर सबसे पहला जो कर्तव्य है वो यही है एक सांसद के तौर पर कि जो सदन के अंदर कार्यवाही है दोनों ही सदनों में वो सुचारू रूप से चले। और सिर्फ कानून बनाना ही संसद का काम नहीं है, बहुत से ऐसे काम हैं, जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे हैं, कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, इसके अलावा भी बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत उम्दा चर्चाएं हमने संसद से होती देखी हैं। बहुत सारे काम हैं जो एक जिम्मेदारी के तौर पर कहीं ना कहीं हर सांसद के शामिल होते हैं। तो ऐसे में आप मानती हैं कि इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए फिलहाल कहीं ना कहीं एक और ज़्यादा गहराई और समझ की ज़रूरत आज के समय में है?
मैं केवल दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो कि अगर राहुल गांधी ने या किसी और ने किसी का अपमान किया है या देश का अपमान किया है तो लोग उनको सजा देंगे। मेरे ख्याल से ये सर्वविदित है और दे भी चुके हैं लोग, और आने वाले समय में भी देंगे, ये हमें देखना है। अगर लोग उनको लाते हैं फिर से लोकसभा या राज्यसभा में तो फिर इसको हमें दूसरे नजरिए से देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि लोगों का जो वर्डिक्ट है उसका अपमान किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी इस पूरी चर्चा को लेके लोग लोकतंत्र के को लेके हतोत्साहित हो रहे हैं या निराश हो रहे हैं तो उस निराशा की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं पूरी तरह से माननीय अग्रवाल जी से सहमत हूँ कि जो हमको पट पर दिखता है, पट के पीछे जो होता है वो उसमें काफी अंतर है। स्टैंडिंग कमिटीज में जिस तरह से चर्चा होती है और लोग देश के हित को लेकर चर्चा करते हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो सरकार के हों, और ये हमें सामने देखने में भी मिलता है कि जो कमिटीज को बिल्स रेफर किए जाते हैं उनमें कई संशोधन आते हैं स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद। इस उदाहरण के लिए जो नेशनल मेडिकल काउंसिल का बिल था मेरे ख्याल से 2017 का, उसमें जो ओरिजिनल बिल था और जो फाइनल बिल था उसमें काफी अंतर थे, क्योंकि जो विपक्ष ने कहा था बदलाव करने के लिए वो सरकार ने माना। उसी तरह से अगर हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात करें तो उसमें भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो रिकमेंडेशंस हुए थे, विपक्ष ने 3-4 लेटर्स ऑफ डिसेंट भी दिए थे, वो भी सरकार ने उसका पूरा मतलब उसको माना और उसको इनकॉर्पोरेट किया फाइनल बिल में। हालांकि फाइनल बिल अभी पास नहीं हुआ है और ड्राफ्ट बिल ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम सामने देखते हैं वो एक तरह से राजनीति ही है, चाहे सरकार का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जो पीछे होता है वो ज्यादा जरूरी है और वो वाकई हम लोगों को ये याद दिलाता है कि हमारा देश कितना बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, कितना बड़ा लोकतंत्र है राकेश जी, जैसा अदिति जी भी कह रही हैं, जरूर याद दिलाता है। लेकिन जनता के बीच जो छवि जा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति, या मैं जो भी कहूँ, इस राजनीति का जो आउटकम निकल रहा है संसद के अंदर और जो छवि जा रही है जनता के बीच गतिरोध के रूप में, कैसे निकलेगा रास्ता? मुझे लगता है इसका रास्ता सांसद और पार्टियां दोनों मिलकर ही निकाल सकती हैं, क्योंकि अभी कर्तव्य की जहां तक बात हो रही थी तो सांसद का सबसे बड़ा कर्तव्य है जनता के प्रति, और जनता के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ही उसको अधिकार संपन्न बनाया गया है। और जो अधिकार उसको दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि जनता की हर छोटी बड़ी समस्या का निदान वो करें। और निदान वो कैसे करेंगे? निदान करेंगे ये जो संसद का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो दोनों के लिए प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त होता है जनता की बातों को रखने का, और उन बातों को पहुंचाता है सरकार तक, और सरकार उन समस्याओं का निदान करने का रास्ता निकालती है। इसलिए जो पहला कर्तव्य है वो है जनता के प्रति। तो सिर्फ सांसद का कर्तव्य जनता के प्रति नहीं है, उसके साथ राजनीतिक दलों का कर्तव्य भी जनता के साथ ही जुड़ा होता है, क्योंकि जब उनकी पार्टी का सांसद जीतता है तो जनता के द्वारा ही जीता होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है जो संसद चलाने का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो सांसद और पार्टी दोनों का मिलके है, क्योंकि सांसद कहीं ना कहीं आपके पार्टियों के व्हिप में बंधे होते हैं और इस वजह से वो ना चाहते हुए भी संसद के व्यवधान पैदा करने में साझेदार बन जाते हैं। तो ऐसे में पार्टियों को और सांसद को ये दोनों को मिल के ये तय करना होगा कि संसद चले, संसद में कामकाज बेहतर हो, जनता की समस्याओं का निदान हो, उसके बाद जो राजनीति हो वो संसद से बाहर सड़क पे होनी चाहिए, संसद के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन ये मुझे लगता है कि दोनों के बीच में सहमति हो जाएगी, दोनों का तात्पर्य होता है पार्टी और सांसद, इन दोनों के बीच में जिस दिन ये सहमति हो जाएगी उस दिन यह संसद 1992 की तरह सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि 1992 में सबसे ज़्यादा कामकाज हुआ है, 80% कामकाज हुआ है, उसके पहले और उसके बाद में नहीं हुआ। और आज हमें लगता है वही प्रोडक्शन फिर से तैयार करने की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत तभी पूरी होगी जिस दिन संसद अपने कर्तव्यों को समझ रहा है और संसद के कर्तव्यों को राजनीतिक दल भी समझेंगे।
ठीक है। केवी प्रसाद सर, प्रोडक्टिविटी की जब बात करें तो हाल ही में भी हमने कई बार ऐसे मौके देखे हैं जब अच्छी खासी हम कहें उत्पादकता हमें देखने को मिली है, और जाहिर तौर पर हर बार सत्र से पहले सरकार यही कहती है कि नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष भी कहता है कि हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं ताकि कामकाज सुचारू रूप से चले। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कर्तव्य सदन संसद व्यवस्था में हो, नियमों के हिसाब से सुचारू रूप से काम करे, वो हमें नहीं देखने को मिलता कई बार, जैसा अब हम देख रहे हैं। ऐसे में आपकी नज़र में क्या उस तरह की स्थिति बनती दिख रही है, जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों सही तरह से निभाएं और सही तरह से हम संसद चलता देखें? प्रीति जी, मैंने शायद ये बात थोड़ी देर पहले यही रखी थी कि जब भी गतिरोध रहा संसद में पिछले कई सालों से, दशकों से, हमने देखा है कि संसद के जो अलग अलग जो दलों के नेता हैं और उनके जो पार्लियामेंट्री मैनेजर्स हैं, वे मिलके एक रास्ता निकालते हैं सुचारू रूप से फिर से संसद चले। और दो उदाहरण मैं आपको एक थोड़ा सा संज्ञान देने के लिए है। गतिरोध बना था सन 2000 में वाजपेयी जी के वक्त, कई दिनों तक संसद नहीं चली और मांग थी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। अंततः वाजपेयी जी की सरकार ने उस वक्त जो भी उनकी माने, 10 साल बाद आ जाइए, करीब 2012-13 की बात, फिर से संसद में गतिरोध रहा, संसद फिर वही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हुई। उस वक्त की सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, उन्होंने माना। तो ये सब और हुआ कैसे, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल बैठ के एक तरीका ढूंढा कि भाई ठीक है, ये मानिए, ये हम मानेंगे, या इसके आगे हम अब सदन को चलने देंगे और रास्ता निकालेंगे। सवाल यह है कि दूसरी चीज जो आजकल काफी ज्यादा हम उत्पादकता होनी चाहिए, और उत्पादकता है क्योंकि सदन का वक्त कीमती है, लोगों के पास वक्त कम है और संसद चलाने में काफी खर्चा होता है। और जैसे सुजीत जी भी कहते हैं, जनता की समस्या के साथ जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं वो संसद में रखी जानी चाहिए, ताकि कई बार होता है सरकार का ध्यान आकर्षित शायद नहीं हो पाता या उस स्वरूप में नहीं हो पाता जिस स्वरूप में जनता और उनके नुमाइंदे चाहते हैं सदन के सामने रखकर। कई छोटी बड़ी समस्या हमें छोटी लग सकती है, लेकिन उस प्रांत के लोगों को बहुत बड़ी समस्या लग सकती है। तो ऐसे में कई बारी नजर का जो हम उसको देखते हैं। रहा सवाल उत्पादकता, क्या सिर्फ हम बिल पारित करें वही उत्पादकता है? ठीक है, लॉ मेकिंग इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, और काफी हद तक ये लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो ये कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये हमारे संसदीय कमिटीज में उठाया जाता है। जैसे हमारे सारे साथियों ने कहा, संसदीय जो कमिटीज में कामचा विकास होता है, ये सदन दलगत राजी से ऊपर उठ के करता है, और यही वजह है कि वहां पे एक जिसे कहते हैं बड़े सुचारू रूप से काम होता है। हाँ, मतभेद होते हैं और कई बार डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो पे डिसेंट नोट वहां जावा करते हैं और वो भी रिपोर्ट्स में शामिल होती है, तो मतलब पारदर्शिता पूरी है। तो लेकिन जो मुद्दे हैं, कई मुद्दे पे जो बहस होनी है वो जरूरी है। और जैसे छोटी सी बात है, अब 5 दिनों में बजट के दौरान अलग अलग मंत्रालयों के ऊपर बहस होनी थी। अनुदान मांगों पे लोकसभा में, राज्यसभा में उस वक्त क्योंकि अनुदान का उनके पास कोई प्रावधान नहीं है, तो चर्चा करते हैं कैसे कार्यकाल रहा उनके कार्यक्रम पे और उनके वर्किंग पे। तो उसमें कई चीजें निकल के आती है, सरकार उनका संज्ञान लेती है क्योंकि अलग अलग मुद्दे निकल के आते हैं, ये भी सार्थक है। और उसके बाद सरकार की तरफ से बयान आता है कि हम इन मुद्दों पे संज्ञान लेंगे। और मेरा एक और कहना है, पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट से अलग नहीं कर सकते क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। और बस इसमें यही है, पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर पॉलिटिक्स एंड प्रोसेस हैव टू गो टुगेदर, उसके जाके एक पॉलिसी बनती है। ठीक है सुदीप जी, जब उत्पादकता की बात कर रहे हैं तो याद करना होगा 2022 में बजट सत्र में जो उत्पादकता थी वो 129% रही थी। और शुरू में ही जब आपने इस डिबेट की शुरुआत में अपना कमेंट दिया था, आपने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उसको लेकर सवाल किया कि कैसे आजकल अलग अलग नियमों के तहत बिना सोचे समझे भी नोटिस दिए जाते हैं। हर बार हम देखते हैं जब कार्रवाई शुरू हो रही होती है 267 के तहत कहीं ना कहीं कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे नोटिस हैं। ऐसे में इसको लेकर मैं समझना चाह रही हूँ गंभीरता आए लोगों में, एक मैं कहूँ अंबार सा ना लगा हो नोटिस का, बल्कि बहुत सोच समझ के हर पार्टी हर सांसद की तरफ से चेयर को एक नोटिस दिया जाए और उस पर गंभीरता से विचार हो। ये कैसे होगा हाल फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ये तो पॉलिटिक्स है। जो 267 का जो नोटिस है, मतलब इट हैज़ बिकम ए रूटीन के तहत रोज ये एक 267 इसे रेयर अपॉर्चुनिटी, मतलब एक बहुत बड़ा इश्यू है देश के सामने, जनहित का एक बहुत बड़ा समस्या है, तो इसलिए आप नोटिस देते हो कि बाकी सारे जो कार्य हैं उस दिन का उसको स्थगित किया जाए और उसी विषय को लेके,
मान लीजिए चाइना बॉर्डर इशू है या फिर तिब्बत बॉर्डर इशू में और कोई दूसरा इशू है महंगाई को लेके या उस पर बहस हो, लेकिन ये एक रूटीन अगर कर देंगे तो उसका महत्व ही कम हो जाता है। और आप जैसे कर्तव्य का बात करते हैं प्रीति जी, तो मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, एक सांसद का संसदीय कार्य को गंभीरता के साथ लेना सबसे बड़ा कर्तव्य है। मान लीजिए अटेंडेंस आप देखिए, आप सारे सांसदों का लेंगे अटेंडेंस इन द हाउस, कमेटी मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन, इस पे भी जो वेंकैया नायडू जी थे पूर्व सभापति और अभी के सभापति भी कई बार दुख जता चुके हैं कि कमिटीज में जो संसदीय समितियां हैं वहाँ पे आते ही नहीं है, कोरम नहीं होता है। बहुत सारे समिति में कोरम भी नहीं होता है, बुला के फ़ोन कर करके बुलाते हैं सेक्रेटरीट वाले कि आज ये कम से कम दस्तखत तो कर दीजिए। तो अगर आप कमेटी, कितना बड़ा एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है एक संसद प्रणाली में, उसमें अगर सदस्य आएंगे भी नहीं तो फिर कैसे आप कर्तव्य का बात क्या करेंगे बताइए। तो यही मैं करूँगा कि पॉलिटिक्स ठीक है, पॉलिटिक्स हर राजनीतिक पार्टी को, हर राजनीतिक आदमी को पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स ही करेंगे। लेकिन जहाँ पे अपना संसदीय कर्तव्य का पालन करने की बात आती है तो ठीक पॉलिटिक्स के साथ उसको भी उसी हिसाब की गंभीरता से लेना पड़ेगा। ठीक है, समितियों का जिक्र किया है अनिल अग्रवाल जी, और जाहिर तौर पर जैसे उन्होंने भी कहा कि इससे पहले हम एम वेंकैया नायडू की बात करें या जो अभी सभापति हैं, लगातार चिंता जताई जाती है कि पार्टिसिपेशन बढ़े, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी एक तरफ है, कमेटी इसको लेकर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम जानते हैं जब सत्र नहीं चल रहा होता है उस दौरान भी जो कमिटीज़ हैं वो अपना काम कितनी गहराई से, कितनी अच्छे से कर रही होती है, लेकिन उसमें भी पार्टिसिपेशन जो हर सांसद का है वो कहीं ना कहीं सुचारू होना चाहिए, इसको लेकर भी चिंता जताई जाती रही है। तो ये संवेदनशीलता कैसे बढ़ाई जाएगी? नहीं, देखिए, मैं इसमें दो चीजें बताता हूँ जो कमेटी में कोरम वाली स्थिति आती है। कई बार चेयरमैन अपने हिसाब से डेट तय कर देते हैं, उन्हें बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, या कई बार क्या अधिकांशतः कमेटी के मेंबर्स से कंसल्टेशन के बाद डेट तय नहीं होती। तो मान लीजिए आपने डेट तय कर दी, आपके पास नोटिस आ गया और आपका प्रायर अपॉइंटमेंट है, तो तब ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन अधिकांश, मैं बता रहा हूँ, संसद सदस्य अगर उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है तो वो जरूर कमेटी में आते। सुजीत जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 267 जो है एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो आप सुबह संसद शुरू होती है और 20 नोटिस 30 नोटिस 267 के आते हैं, और डेली वही नोटिस हैं जिनको ऑनरेबल चेयरमैन रिजेक्ट करते हैं, और आइडेंटिकल नोटिस होते हैं। मतलब साफ है कि वो राजनीति से प्रेरित हैं और सब लोग मिलके वो नोटिस तैयार करते हैं। कई बार तो नोटिस में अक्षर से शब्द भी होते हैं। कुछ लोग थोड़ा जो बहुत वो हैं वो घुमा फिरा के उन नोटिस को दे देते हैं, और ये कई बार तय हो चुका है कि भाई कम से कम 0 ओवर और क्वेश्चन ओवर चले, और जब 2 बजे से राज्यसभा में बिल्स का काम होता है उस समय इसको रोका जाए। लेकिन स्थिति बिल्कुल आपके सामने है, इसमें क्या कहा जाए। मैं आपको एक बात आउट ऑफ द वो बताना चाहता हूँ। मेरे कई कांग्रेसी सांसदों ने मुझसे कहा, जब हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, सेंट्रल हॉल में चाय पीते हैं, कि राहुल गांधी जी ने गलती तो की है लेकिन हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको पार्टी ने जो निर्देश है उसको मानना है, व्हिप नहीं हो तो भी निर्देश मानना है। तो मैं, और ये भी बात है कि पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट अलग नहीं हो सकती, इसी के बीच हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और जहां तक एफिशिएंसी की बात है, संसद ने रात के 12-12 बजे तक भी काम किया है। आपने खुद अभी कहा कि पिछले जो सत्र में 130% तक काम हुआ है। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं प्रैक्टिकल जिनका की समाधान आवश्यक है, और तभी मुझे लगता है कि बेहतर संसद में कामकाज हो सकता है। बिल्कुल। हम लोग को पहले एक, मुझे याद है जब मैं आया था तो लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोलते थे तो सब लोग शांत हो जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बोले, उनको पूरे समय डिस्टर्ब किया गया, पूरे समय।
मुझे लगता है वो एक बहुत संसदीय परंपराओं में एक बड़ी दुखद घटना थी। और जब आप माननीय प्रधानमंत्री के बोलने में व्यवधान करोगे तो निश्चित रूप से फिर इस तरह की दिक्कतें आनी स्वाभाविक हैं। कांग्रेस के लोग कई बार विरोध करते करते इतनी सीमाएं लाग जाते हैं कि जिसको कि फिर पाटना जो है ना, जो दूरियां हैं उनको पाटना बड़ा मुश्किल हो जाता ठीक है अनिल जी। इसी वजह से मुझे लगता है ये सारी समस्याओं का जो इतने विकराल रूप हो रहा है इन्हीं सब वजह से। ठीक है, सोचना, विचारना और अपने विवेक का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं हर पार्टी और हर सांसद के लिए ज़रूरी है। जो भी संसद का सदस्य है तभी एक अच्छी संसदीय कार्यवाही, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था और संसदीय गरिमा का संदेश जनता के बीच भी जाते देखेंगे। फिलहाल जो मुद्दा आपका का समय है वो यहीं पूरा हो गया। अनिल अग्रवाल जी आपका, सुजीत जी आपका, राकेश जी आपका, अदिति जी आपका और साथ ही केवी प्रसाद जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में आज जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।